अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। ये आपका हिस्ट्री 1.1 का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम लोग 1.1 को पूरा कंप्लीट एंड करेंगे। और जहाँ से 1.1 में हम लोगों ने वीडियो को ख़त्म किया था और पार्ट 2 में इस वीडियो को वहीं से शुरू करेंगे। हम लोग ने लास्ट जिस टॉपिक पर बात की थी वो थी बिटवीन 10 to 17 सेंचुरी के अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक हो, सोशल, रिलीजियस एट्सेट्रा, उन सभी पर बात करेंगे। और 10 to 17 को दो पार्ट में बांटा गया है। यहाँ पर एक पार्ट जहाँ पर 1000 से लेकर 15 सेंचुरी तक जो इंडियन पॉलिटी रहा, इंडिया का हालात रहे, इंडिया में जो हुकूमतें रही, इंडिया का जो समाज रहा, उसके ऊपर बात की जाएगी। और इसके बाद 15 to 17 सेंचुरी के ऊपर बात की जाएगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग ने लास्ट कुछ बातें की थी, जैसे कि मुसलमानों की आमद हिंदुस्तान में कैसे हुई। चूँकि मुसलमान शुरुआत से ही हिंदुस्तान में नहीं थे, तो कैसे मुसलमान इतना ज़्यादा आबादी के साथ हिंदुस्तान में बढ़ते गए और बहुत ही ज़्यादा दबदबा हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अपना बढ़ाया। तो उसका तीन रास्ता हम लोगों ने बताया था। पहला था ट्रेड एंड कॉमर्स, के किस तरह अरबियंस और जो पर्शियंस थे वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले से ही इंडिया के साथ ट्रेडिंग का ताल्लुक़ बनाए रखे थे। और हमारे नबी की आमद के बाद जब मुसलमानों की आबादी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तादाद में इंडिया की तरफ शिरकत किया ट्रेड और कॉमर्स के लिए। वो उसका ट्रेडिंग का रीज़न ये था कि उस टाइम पे इंडिया को सोने का चिड़िया कहा जाता था। इंडिया में हर चीज़ बहुत ही सस्ती मिलती थी। मसाले वगैरह जो थे, स्पाइसेस, वो सिर्फ इंडिया में ही बेहतर तरीके से मौजूद थे। तो एक चीज़ ये भी थी जिसके ज़रिए जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, इंडिया से मुतासिर होते थे इंडिया में आने के लिए। और वो लोग धीरे धीरे करके इंडिया के कोस्टल्स एरियाज़, केरल वगैरह में आकर बसने लगे। और शुरुआती दौर में उन्होंने धीरे धीरे करके मस्जिदें बनवाई, ज़िक्र अस्कार किया और धीरे धीरे करके इस्लाम को फैलाया, वहाँ के कल्चर में घुल मिल गए। दूसरा रास्ता हम लोग बात किए थे, सूफ़ी मूवमेंट इंडिया में फैला। और सूफ़ी मूवमेंट की शुरुआत पूरे वर्ल्ड में 7 या 8 सेंचुरी में हुई थी। जब इंडिया में उसकी आमद हुई तो सूफ़ीज़ के बिना पर बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हुए, सूफ़ी से बहुत मुतासिर हो गए और लोगों ने इस्लाम कबूल किया। धीरे धीरे करके इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी की इजाफ़ा करने का। क्योंकि सूफ़ीज़ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को बताते थे, इस्लाम को समझाते थे, इस्लाम के अहम चीज़ों को बताते थे। और तीसरा एक बहुत बड़ा रीज़न था कनकेस्ट का। जब 712 ईस्वी में इंडिया का पहला मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के इलाके पर हमला किया इंडिया को इन्वेड करने के लिए। उस टाइम इंडिया का राजा था राजा दहीर, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। राजा दहीर उस टाइम पे सिंध के इलाके पर हुकूमत कर रहा था। जब पहली बार 712 में इंडिया में सिंध के ऊपर इलाके पर हमला किया, लेकिन हमला करने के बाद वो उस इलाके पर ठहरा नहीं, ना ही उसको और ज़्यादा एक्सपेंशन किया किसी पर्सनल इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह कर, और वहाँ से वो चला गया। लेकिन जिस जगह में उसने कब्ज़ा किया था उस जगह में मुसलमानों को आबाद कर दिया। और ये आबादी और ये बसना मुसलमानों के लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं था कि इस कन्क्वेस्ट से वो आगे जाकर हिंदुस्तान को और ज़्यादा कनकर यानी कब्ज़ा कर सकते थे। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न रहा। और उस इलाके में, सिंध के इलाके में, लगभग 400 साल तक अफ़गान बसे रहे, मुस्लिमों के अंदर में ही रहा। तो इंडिया का पहला मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम था, और जिसके साथ उसकी जंग हुई थी सिंध के इलाके में। सिंध का जो राजा था उसका नाम था राजा दहीर। अब हम लोग आते हैं इन्वेज़न ऑफ महमूद गज़नी के ऊपर। महमूद गज़नी एक बहुत ही बड़ा नाम है, वो इसलिए कि 712 जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, उसके 300 साल के बाद
300 साल के बाद सुल्तान महमूद गजनी ने पहली बार हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर। उस टाइम 1000 AD चल रहा था, ठीक है। और गजनी एक सल्तनत का नाम है जो कि अफ़गानिस्तान में उस टाइम थी, जिसको तुर्किश राजा ने आबाद किया था। और महमूद गजनी ने इंडिया पे 17 टाइम्स हमला किया, 1000 से लेकर 1027 तक, यानी 10 सेंचुरी से लेकर 1027 सेंचुरी तक उसने 17 मरतबा इंडिया पर हमला किया। और इंडिया में हमला करने का मकसद इंडिया के ऊपर कब्ज़ा करना नहीं था और ना ही अपना सल्तनत को इंडिया में लाना था। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि हिंदुस्तान से मालो दौलत कब्ज़ा कर ले, उठा ले, और जितने भी टेम्पल्स वगैरह थे सभी को तोड़ दिया गया। और एक और बात यह है कि महमूद गजनी को बस्तिकसान भी कहते हैं, मतलब कह सकते कि आपको लिख रहे हैं बादशिकान, ऐसा करके एक वर्ड है जिससे महमूद गजनी को कहा जाता है। बादशिकान 2 वर्ड से मिलकर बना है, बाद और सिकान। इसका मतलब होता है कि टेम्पल्स को तोड़ने वाला, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ आइडल्स। आइडल मतलब होता है टेम्पल्स, टेम्पल्स को तोड़ने वाला। ये लक़ब महमूद गजनी को मिला था क्योंकि उसने उस टाइम पे बहुत सारे टेम्पल्स को हिंदुस्तान के तोड़े थे। और उसके साथ साथ उसने इंडिया के बहुत से हाथियों को लेकर चल गए थे क्योंकि उस टाइम पे पर्शिया के इलाकों में बहुत ज़रूरत होती थी। और साथ ही साथ आपको बताया गया था इससे पहले वाले वीडियो में कि महमूद गजनी के साथ अल-बैरून नामी एक स्कॉलर, जो पर्शियन स्कॉलर था, वो भी आया था। उसने बहुत वक्त तक इंडिया में रहा। इंडिया में रहकर संस्कृत ज़बान सीखी। कौन सी ज़बान? संस्कृत ज़बान सीखी। और इंडिया के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था तहकीक हिंद। तहकीक हिंद को किताबुल हिंद भी कहा गया। और उसने इंडिया का कल्चर, इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडिया के सोसाइटी के ऊपर बात की। और महमूद गजनी ने इंडिया को इतनी बुरा तरह वीक कर दिया, इतना बुरा तरह कमज़ोर कर दिया कि वो बहुत वक्त तक खुद को संभाल ही नहीं पाया। इस तरह से उसने पूरा हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रखा था। और जब सुल्तान महमूद गजनी की वफ़ात हो जाती है 1030 सेंचुरी में, तो उसके 150 साल के बाद, उसके तकरीबन 150 साल के बाद एक राजा आता है जिसका नाम होता है मोहम्मद गौरी, जिसको मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन शाम भी कहते हैं, जो कि गजनी का राजा बनता है। और एक और नाम है मोहम्मद गौरी का रियल नेम कहा जाता है उसको शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का रियल नेम भी कहा जाता है। और जब महमूद गौरी ने देखा कि इंडिया बहुत कमज़ोर है, इंडिया को कोई सही से चला नहीं पा रहा है, तो उसने इंडिया के ऊपर हमला किया। और इंडिया को जब उसने हमला किया तो उस टाइम इंडिया के नॉर्थ के इलाके में जिनका हुकूमत चल रहा था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी अपने आप में एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर राजा था, जो कि अजमेर का राजा था। और पृथ्वीराज चौहान राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। और मोहम्मद बिन गौरी के साथ 1191 AD 1191 में पहली तराइन की वॉर हुई। कौन सी वॉर? तराइन की वॉर हुई पहली। इस वॉर में मोहम्मद बिन गौरी को डिफीट यानी हार जाता है। और 1 साल के बाद दोबारा से महमूद गौरी अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग करके अपनी आर्मी को बढ़ाकर पूरी ताकत के साथ 1 साल के बाद अगेन 1192 में 1192 में हमला करता है। और इसे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन भी कहा जाता है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान को हार नसीब होती है। और ये वो टाइम था जिसने इंडिया हिस्ट्री को बदल के रख दिया, जहां पर महमूद गौरी के हमले की वजह से आने वाला वक्त में एक नया सल्तनत की बुनियाद रखी जाएगी। और इस तरह उसने दिल्ली सल्तनत और नॉर्थ के इलाके में पूरा तरीक़ा से अपना काबू बढ़ा लिया। 1206 में जब महमूद गौरी की वफ़ात कह सकते हैं या फिर असैसिनेशन यानी उनको मार दिया जाता है, तो उनके वफ़ात या मर जाने के बाद उस इलाके में जिसे उन्होंने जीता था हमले के बाद, तो उसको टेक ओवर कर दिया। किसके ज़रिए? अपने एक बहुत ही ट्रस्टेड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक चूँकि उसके शुरुआती दौर में एक ग़ुलाम था, उसको बाज़ार से ख़रीदा गया था मोहम्मद गौरी के ज़रिया, इसी के लिए वो उसका बहुत ही अच्छा और वफ़ादार ग़ुलाम था, जिसने एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। और जिस डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखता था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका नाम रखा गया स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि वो एक ग़ुलाम था। एक और बात, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कबीला भी था उस टाइम पे, तो जिस कबीले का नाम है इलबरी ट्राइब। कौन सा ट्राइब? इलबरी ट्राइब। नॉर्मली ये हर जगह मेंशन नहीं होता, बट आपको हम बता देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कबीला भी था इलबरी ट्राइब, ठीक है। तो इस तरह 1206 में हिंदुस्तान में एक मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी गई जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन 1206 में राजा तो बन जाता है और दिल्ली सल्तनत में बैठकर एक आज़ाद रियासत की बुनियाद रख देता है और सुल्तान का लक़ब इख्तियार कर लेता है। क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का लक़ब कैसे, कहाँ से इख्तियार किया? तो सुल्तान का लक़ब इसने कैलिफ यानी खालिफ, जैसे हम खुलफ़ाए राशिदीन होता है ना, खलीफा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान का लक़ब खलीफा लोगों से लिया जो अरब में रहते थे, ठीक है। और जो इनकी डायनेस्टी थी जिसको ममलूक डायनेस्टी भी हम लोग कहते हैं, जो डायनेस्टी 1206 से 1290 तक रही। ममलूक का मतलब होता है स्लेव ऑफिसर्स। और ऐबक ज़्यादा वक्त तक तो रहा नहीं, राजा बनकर रहा नहीं, और इसने कुछ ख़ास काम भी नहीं किए, बस कुछ इमारतें बनाई थी। और इसने एक और बात कही जाती है कि इसने आज तक अपने नाम का ना ही खुतबा पढ़ाया, ना ही इसने कोई अपने नाम का सिक्का निकाला। और यही वजह है कि इसको एक नॉमिनल किंग भी कहा जाता है, मतलब इसको रियल फाउंडर नहीं कहा जाता, रियल किंग नहीं कहते। रियल किंग किसको जाता है, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें आप तस्वीर दे सकते हैं, ये हमारे मोहम्मद गौरी साहब हैं और ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक है। एक और बात इस दिखाते हैं आपको कि जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनता है यानी सुल्तान बनता है, तो उस टाइम उसके पास बंगाल का इलाका नहीं था। बंगाल का इलाका जिसने उसे दिलवाया उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी तारीख़ में एक बहुत ही नामी आदमी कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह किया था। बख्तियार खिलजी का जो असल नाम है वो है इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो 1204 से 1205 के दरमियान अचानक में इंडिया में आता है और इंडिया के नदिया के इलाके में हमला करता है। नदिया आज के बंगाल को हम लोग कहते हैं, ठीक है। और जब बंगाल को उसने हमला किया तो बंगाल का उस टाइम जो राजा था लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के साथ जंग लड़ के उसने लखनौती का इलाका को कब्ज़ा कर लेता है और वहाँ से बंगाल उसके हाथ में आ जाता है। और बाद में बख्तियार खिलजी बंगाल का इलाका दिल्ली सल्तनत को सौंप देता है। यहाँ पर नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि एक तो आपको हम बता दिए कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। दूसरा आता है कि इंडिया का सोमनाथ टेम्पल किसने डिस्ट्रॉय किया? तो इंडिया का सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉय किया था मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी कह रहे हैं हम, इट्स मिस्टेक। जो सोमनाथ टेम्पल था उसको महमूद गजनी ने 1026 में डिस्ट्रॉय किया था। 1026 में, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इल्तुतमिश की। 1210 में तो इंतकाल हो जाता है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसने अपने सन इन लॉ को राजा बनाया जिसका नाम था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन चूँकि 4 से 5 साल ही रहा, जिसने दिल्ली से तो कुछ खास ऑर्गेनाइज बनाया नहीं, लेकिन इल्तुतमिश एक ऐसा शख्स था, बहुत ही समझदार शख्स था, जिसने दिल्ली सल्तनत को इतना मजबूत बनाया कि उसकी कई जनरेशन को कोई वहाँ से हटा नहीं सकता था। यही वजह है कि वहाँ की जो आवाम थी उसको कहता था कि रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत, क्योंकि रियल फाउंडर
इसलिए उसको कहा गया क्योंकि उसने अपनी दिल्ली सल्तनत को बहुत ही मजबूत बना लिया, अपने आर्मी को बहुत मजबूत बनाया, अपने किला वगैरह को बहुत मजबूत बनाया कि बाहर से कोई भी अचानक से आए हमें हटा ना दे। ये पूरा इंतज़ाम अगर किसी ने किया, किसी ने शुरुआत की, तो वो था इल्तुतमिश। और उसके साथ साथ इसने मंगोल लीडर चंगेज़ खान को भी लड़ाई में भगा दिया था। चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा नाम है जिसने दुनिया के 10 से 15% इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर ली। और ये बताया जाता है कि चंगेज़ खान जहाँ जहाँ से गुज़रता था वहाँ पर लाशें बिछ जाती थी। उसने खोपड़ियों का पहाड़ बनाया, इतना खूंखार रूलर था कि हर कोई उससे डरता था। लेकिन जब उसने हिंदुस्तान पर हमला किया तो मंगोल लीडर जब चंगेज़ खान ने 1221 में हिंदुस्तान पर हमला किया तो इल्तुतमिश ने उसको हराकर कुबाचा और मुल्तान जैसे इलाकों को कब्ज़ा में रखा। तो एक बहुत बड़ा नाम, इसीलिए इसको रियल फाउंडर कहा जाता है। इसने सिर्फ अपनी सल्तनत को मजबूत नहीं किया बल्कि अपनी सल्तनत को उस टाइम के सबसे खूंखार और मजबूत मंगोल लीडर से बचाया भी। और उसने बाद में बहुत से अपने इलाके को आगे भी बढ़ाया। और एक चीज़ और आपको बताते चलते हैं कि इल्तुतमिश ने चालीसा नाम का एक सिस्टम बनाया। चालीसा नाम का एक सिस्टम बनाया। चालीसा को हम लोग चहलगाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चहलगाम। चहलगाम और चालीसा दोनों एक ही तरह का सिस्टम था उस टाइम पे। तो ये जो चालीसा सिस्टम था जिसको चहलगाम या चाहलगनी भी कहा गया, ये 40 नॉवेल्स का एक ग्रुप था जो राजा को असिस्ट करता था, यानी उसको हेल्प करता था सभी मसलों पर। ठीक है, अब हम लोग 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश का दौर हुकूमत चला। इसकी वफ़ात के बाद इस इलाके उसकी बेटी रज़िया हुकूमत की आई। रज़िया बहुत ही दानिशमंद शख्सियत थी, लेकिन बात वही है कि कोई भी औरत को नहीं देख सकता कि मेरे एक माने किसी मर्द के होते कोई औरत किसी इतने बड़े इलाके में हुकूमत करे। यही वजह है कि रज़िया बहादुर तो थी, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश की वफ़ात के बाद, पहले राजा बनता जो है उसका बेटा रुकनुद्दीन फ़िरोज़। लेकिन रुकनुद्दीन फ़िरोज़ बिल्कुल ही नाकाबिल था, मतलब कि नाअहल था, उसको राजा तक से हटा दिया गया। रज़िया जो उस टाइम की उसकी बेटी थी इल्तुतमिश की, वो सुल्तान बन जाती है क्योंकि उसके फादर इल्तुतमिश का आखिरी हिस्सा यही था उस टाइम पे कि उसका बेटी राजा बने। और इसने जब और रज़िया पहली एक वाहिद औरत नहीं थी जो हुकूमत को संभाल रही थी, बल्कि इससे पहले भी कई कंट्रीज़ कह सकते हैं या फिर कई मुल्क में औरतें हुकूमत संभाली हैं, जैसे कि ईरान, इजिप्ट काफ़ी मशहूर है औरतों के संभालने के लिए। उसके साथ बट ये बहुत मजबूत थी, दिल्ली को संभाली, काफ़ी कैपेबल थी, काफ़ी टैलेंटेड थी। लेकिन उसकी जो नॉबल्स थे, वज़ीर वगैरह थे, उसके ख़ुद का जो भाई था उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मेरे होते हुए वो कैसे राजा बन सकती है। यही वजह कि उसके जो अपोजिशंस थे उसने क्या किया, सब ने साजिशें लड़ी, कॉन्स्पिरेसी की और रज़िया की ताकत को कमज़ोर करके उसका कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाने के बाद उसका जो नेक्स्ट राजा बनता है गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है। तो देख सकते हैं आप, रज़िया 1236 से 1239-40 तक राजा रही और उसी के जो नॉबल्स थे उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करके उसी को किसी जंग यानी बैटल में वफ़ात मरवा दिया। और उसके 6 साल के बाद एक नया राजा आया जिसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन 1206 में राजा बनता है और उसकी वफ़ात होती है 1287 में। इसने एक बहुत ही लंबा पीरियड दिया, लगभग 41 ईयर्स।
लेकिन इस 41 ईयर्स में इसने कोई भी जंग नहीं लड़ी और ना ही कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया। फिर भी तारीख इसे इसलिए याद करती है क्योंकि एक मजबूत दादर था। इसने अपने दौर में 40 साल गुजारना एक बहुत ही लंबा पीरियड है और इस दौर में रहकर इसने अपने इलाके को काफ़ी मजबूत भी किया। और ये चूँकि एक बहुत ही कैपेबल रूलर था, उसका वजह यह है कि इसने अपने दिल्ली सल्तनत को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सेवरल इम्पोर्टेंट स्टेप लिए। अपने इलाके को मजबूत करने के लिए इसने जो जो किले कमज़ोर हो चुके थे बाहरी अटैक्स की वजह से, बटल्स की वजह से, नॉर्थ के इलाकों में सभी को प्रोटेक्ट किया, सभी को स्ट्रॉन्ग बनाया। और मंगोल जिस इलाके से आते थे सेंट्रल एशिया से, ब्यास रिवर को क्रॉस करके उस रिवर में एक बांध बनाया और उस इलाके को मजबूत किया। और साथ ही साथ उसको कई मरतबा बंगाल या मंगोल की तरफ से थ्रेड भी आया, उसके बाद भी वो टिका रहा अपने दम पे और उसने बहुत सारे अपने इलाके में चेंजेस किए इसने। बट इसने कुछ ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया जो इसको पढ़कर याद किया जाए। बट इसे कुछ वजह का याद की जाती है, जो ये है कि इसने अपने इलाके को मजबूत किया, मंगोलों से बचा कर रखा। इस वजह का ये 31 साल तक जिंदा रहा। 31 साल तक जिंदा रहने के बाद गियासुद्दीन बलबर की वफ़ात के बाद कोई भी काबिल राजा नहीं था। गियासुद्दीन का बेटा बहुत ही नाकारा था, उसकी एक औलाद थी जिसका नाम था कायमूर, जो कि आखिरी वारिस था, एक छोटा सा बच्चा ममलूक डायनेस्टी का, जिसको उसी के कमांडर, दिल्ली सल्तनत का जो स्टेप कमांडर था जलालुद्दीन फिरोज खलजी, उसने कैमूर को मार दिया। और ये जो पूरा का पूरा ममलूक डायनेस्टी था वो तुर्की से ताल्लुक़ रखता था। द खलजी सुल्तान्स, जैसा कि आपको हम बताया कि कैमूर की वफ़ात के बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खुद को बादशाह करार कर देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है, ही स्लेव सुल्तान्स वर ऑल तर्क्स, यानी तुर्किश थे, एंड ड्यूरिंग देयर रूल तुर्किश पीपल हैड ऑल फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड द आर्मी, दे ऑल हैड अ सेवरल एंड मिलिट्री पोस्ट। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब तक ममलूक डायनेस्टी अपना हुकूमत चला रही थी उस वक्त तक गवर्नमेंट और आर्मी में पूरा का पूरा जो कंट्रोल था सिर्फ तुर्किश लोगों का था, जिससे बहुत से जो लोग थे अफ़गान के और लोकल हिंदुस्तान के बहुत ख़राब लगता था, बहुत चिढ़ आती थी। यही वजह कर एक नया राजा यही वजह जब पूरा का पूरा इलाके में सिर्फ तुर्किश लोग का डोमिनेंस रहता था, तो खलजीस ने आकर तुर्कीस का डोमिनेंस को ख़त्म किया। और खलजीस हालांकि नन तुर्क से अफ़गानिस्तान के थे, लेकिन उसका ख़ानदान तुर्किश था, लेकिन वो लोग कहाँ गए थे, वो लोग तुर्किश नहीं थे, वो लोग थे अफ़गानिस्तान के। तो जो आखिरी राजा था ममलूक डायनेस्टी का कैमूर, उसको कत्ल कर दिया जाता है 1290 में। और यहाँ से सुल्तान जो होता है ममलूक डायनेस्टी का पीरियड ख़त्म। अब एक नया पीरियड आएगा जिसको हम लोग कहेंगे खलजी डायनेस्टी। और जलालुद्दीन फिरोज खान खलजी डायनेस्टी के पहले फाउंडर रहेंगे। बट कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ से आप देख सकते हैं खलजी डायनेस्टी की शुरुआत तो हो जाती है जलालुद्दीन फिरोज खलजी के ज़रिया, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खलजी को उसी के भतीजे अलाउद्दीन खलजी ने धोखे से मार देता है और उसका जो गद्दी है उसको अपना लेता है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलता है, जैसी करोगे वैसा भरोगे। जिस तरह जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने कैमूर को मारकर अपना गद्दी हटाया था, उसी तरह अलाउद्दीन खलजी ने, जो कि उसका भतीजा था, उसको मारकर से हथिया लिया। और ये 3 आप फ़ोटो देख सकते हैं, तो उसमें आप खुद ही समझ सकते हैं ये हमारी रज़िया सुल्ताना है, और ये इल्तुतमिश है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गियासुद्दीन बलबन है। ठीक है, गियासुद्दीन बलबन। तो कुछ तस्वीरें हैं जो आपको समझ में आ जाए। अलाउद्दीन खिलजी राजा तो बन जाता है 1296 में, सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। लेकिन उसके राजा बनने के बाद जितने भी जो लोग थे, उसकी आवाम थे, उसके जो नॉबल्स वगैरह थे, वो सभी उसके ख़िलाफ़ बगावतें कर रहे थे। लेकिन चूँकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही सख्त आदमी था और उसने बगावतों को कुचल दिया,
जितने भी लोग उसके खिलाफ, चाहे वो नॉबल्स उसके खिलाफ बगावत कर रहे हो या फिर उसको बहुत लोग उसके खिलाफ बगावत कर, उसको सबको उसने जाके पनिश किया और जितने भी प्रॉब्लम थे सभी को फेस किया। और एक और बात, उसने खुद को सेकंड अलेक्जेंडर भी कहा कि हम खुद को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं, इतना बड़ा कि अलेक्जेंडर की तरह बनना चाहते हैं। अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर सानी कहा जाता था, और इसने खुद को सेकंड अलेक्जेंडर भी कहा। और इसने उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल को भी हिंदुस्तान आने से बहुत बार रोका और हिंदुस्तान को, अपनी सल्तनत को मजबूत किया। वो राजा जैसा भी रहा, लेकिन उसने 20 साल ऐसा गुजारा क्योंकि वो बहुत ही एम्बिशियस था, बहुत मजबूत था। अगर मजबूत नहीं होता तो उसके ख़िलाफ़ जितनी बगावतें उठ रही थी, हर बगावत से वो हार जाता। लेकिन चूँकि वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर था मेंटली एंड फिज़िकली, दैट्स वाई इसने हर बगावत को कुचल कर आगे बढ़ा और 20 साल तक इसने हुकूमत किया, 1296 से 1316। और इसने नॉर्थ के इलाके के साथ साथ साउथ के इलाके पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की। और इसने मलिक कफूर जो उसका जनरल था उसे साउथ के इलाके में भेजा, साउथ के इंडियन किंगडम्स को कब्ज़ा करने के लिए। लेकिन देखते ही देखते अलाउद्दीन खिलजी की वफ़ात हो जाती है 1316 में, और उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है। और जो आखिरी राजा रहता है खिलजी डायनेस्टी का, उसका नाम रहता है मुबारक शाह। क्या नाम रहता है? आखिरी राजा का जो नाम रहता है उसका नाम है मुबारक शाह। ये काफ़ी नालायक रूलर था। नालायक होने की वजह से 1320 में इसी के कमांडर, जिसका नाम था गाजी मलिक, नाम क्या था? गाजी मलिक, उसने जो इसका कमांडर था इसको मार देता है, मुबारक शाह को। और मुबारक शाह को मारने के बाद उस सल्तनत के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है और बाद में अपना नाम पलट कर रख लेता है गियासुद्दीन तुगलक। इस तरह गियासुद्दीन तुगलक ने अपनी हुकूमत की शुरुआत कर देता है और यहाँ से तुगलक डायनेस्टी की स्थापना होती है। एक और बात आपको बताते चले इसमें कि ये लास्ट का मिस्टेक है, ये खुसारू खान नहीं है बल्कि मुबारक शाह होगा, इसको इरेज कर देते हैं, मिस टाइपिंग हुआ है। और एक और बात कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में एक पोइट रखा था जिसका नाम है अमीर खुसरू। अमीर खुसरू हिस्ट्री का एक बहुत ही नामी आदमी है जिसको पैरट ऑफ इंडिया कहा गया है। पैरट ऑफ इंडिया, तोतिए हिंद कहा गया है। और जो अमीर खुसरू पेशे से पोइट भी था, हिस्टोरियन भी था और म्यूजिशियन भी था। और अमीर खुसरू को फादर ऑफ कव्वाल भी कहा जाता है। कव्वाल में ये, अगर हिंदुस्तान में किसी ने कव्वाली की शुरुआत की तो किसने की? अमीर खुसरू में। और अमीर खुसरू को ही फादर ऑफ कव्वाल और तोतिए हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में वो अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोइट था। इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे ही गाजी मलिक, जिसका नाम गियासुद्दीन तुगलक था, उसने दिल्ली सल्तनत को हटा कर तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत न कर दी है। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक कुछ खास ताकतवर था नहीं, इस वजह कर वो ज़्यादा वक्त तक राज नहीं कर पाया और 5 साल में उसकी वफ़ात हो जाती है। और 1325 में उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक का शुरुआत होती है। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा नाम है जिसके बिना दिल्ली सल्तनत अधूरा है। क्योंकि देखिए, गियासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। आफ्टर हिज डेथ हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक बिकम द सुल्तान। ही वॉज मेकिंग मैनी बोल्ड एक्सपेरिमेंट बट मोस्ट ऑफ देम फेल्ड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक एक फूल सुल्तान भी कहा जाता है क्योंकि उसने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया वो सभी के सभी फेल हो गए। यही वजह है कि इसको फूल सल्तनत या फिर फूल सुल्तान भी कहा जाता है।
एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे कि उसने अपने कैपिटल को यहाँ दे सकते हैं आप, अनदर बिग फेलियर वॉज डिसीजन शिफ्ट टू कैपिटल दिल्ली टू देवगिरी विच रीनेम दौलताबाद। ये उसका एक बहुत बड़ा फेलियर। और एक फेलियर उसका ये भी था कि उसने अपने टाइम पे ब्रॉन्ज का सिक्का को रिप्लेस किया था सिल्वर सिक्के से। यानी उसने सोचा कि अगर हम सिल्वर सिक्के जो सिल्वर कॉइन्स से उसे हटाकर ब्रॉन्ज के कॉइन्स लाएंगे तो हमारा रियासत अच्छा चलेगा, महंगाई कम पड़ेगी। लेकिन ये इसके लिए गलत रह गया। लोगों ने ब्रॉन्ज सिक्का का इस्तेमाल फेक कॉइन की तरह करने लग गया और कोई भी इंसान आसानी से फेक कॉइन बना रहा था। तो इसी तरह ये भी एक फेलियर था, जैसा कि दिल्ली टू देवगिरी उसका शिफ्ट टू कैपिटल का फेलियर था। और उसने नॉर्थ से साउथ के इलाके को बहुत इलाके तक कब्जा किया, बढ़ाया, लेकिन उसको एक कह सकते हैं ना आपके एक फूल राजा रहते थे जो अपने आप में खोया हुआ रहता था। उसको खुद नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि उसका हर प्लान नाकामयाब हुआ करता था। और मोहम्मद बिन तुगलक की वफ़ात के बाद से ही धीरे धीरे करके दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होते जा रहा था। जब बात आती है फिरोज शाह तुगलक की रेन की हुकूमत की, तो वो 1391 से 1388 तक हुकूमत किया। इसकी इतना लंबा हुकूमत करने की वजह ये थी कि उस टाइम पे कोई भी हमला नहीं हुआ था। इस वजह का इसने बहुत ही लंबा वक्त जी लिया, बल्कि इसको कुछ खास राजा माना नहीं जाता है क्योंकि इसने कोई भी बड़े कारनामे अंजाम नहीं दिए। बट ये ऑर्थोडॉक्स था, बहुत ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। इसने जैसे देख सकते फिरोज शाह अलाउड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम स्कॉलर्स उलेमास टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द स्टेट पॉलिसीज़। और उसने अपने खुद के स्टेट पॉलिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम को रखा। और इसकी जो हुकूमत चली वो 1391 से 1388 तक चली। अब हम लोग जानते हैं डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत के पास। डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन कैसे होता है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन तैमूर के इन्वेजन से होता है। तैमूर 1398 में इंडिया को इन्वेड करता है और उस वक्त जो हुकूमत चल रहा था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का। तैमूर ने दिल्ली के ऊपर हमला किया, दिल्ली को लूट लिया, बहुत सारे इंसानों को कत्ल भी कर लिया और पूरा तरीक़ा से बैडली सल्तनत को वीक कर दिया, दिल्ली सल्तनत को। जब तुगलक डायनेस्टी पूरा तरीक़ा से वीक हो गया, अपना एम्पायर के ऊपर पूरा कंट्रोल खो दिया, जो उसके जितने भी गवर्नर से खुद को डिपेंडेंस करार दे के उसको छोड़ दिया। और तैमूर जब इंडिया से वापस जाता है तो उसने हिंदुस्तान पे, इंडिया पे खिदर खान को देकर चला जाता है। खिदर खान को ये दे दिया जाता है कि आप इस वक्त इंडिया की हुकूमत कीजिए। और खिदर खान ने एक नया डायनेस्टी की शुरुआत की जो कि सैयद डायनेस्टी था। लेकिन सैयद डायनेस्टी बहुत कम साल जी, सिर्फ 1414 से लेकर 1451 तक। उसका रीज़न ये था कि वो इतने साल तक सिर्फ और सिर्फ तैमूर के नाम की वजह से, जैसे देख सकते हैं सैयद रूलर्स रिमेन वीक, वो भी बहुत कमज़ोर था। डिपेंडेंट ऑन तैमूर नेम एंड देयर रिमार्केबल इम्यूनिटी रिवॉर्ड। और उसके ताकत और तैमूर के डर की वजह कर ही वो इतने साल तक रहा। और सैयद डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था अलाउद्दीन आलम शाह, जब उसने देखा कि मुझसे इतना बड़ा एम्पायर नहीं चल रहा है तो उसने बहलोल लोदी को अपना एम्पायर सौंप देता है। और बहलोल लोदी 1491 में एक नया डायनेस्टी की शुरुआत रखता है जिसका नाम था लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी में ज़्यादा कोई लंबा हुकूमत नहीं किया, लेकिन कह सकते हैं कि जब लोदी डायनेस्टी बहलोल लोदी ने इसको फाउंड किया बहुत साल तक रहा। लेकिन इसमें एक बड़ा नाम है कि सिकंदर लोदी जो इसका बेटा था उसने आगरा सिटी का स्थापना किया। ये क्वेश्चन आता है कि आगरा सिटी जो आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में है, और तो उस सिटी को किसने बनवाया था? तो सिटी को बनवाया था सिकंदर लोदी ने।
और जो आखिरी राजा था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी बहुत ही रूल और हार्श और बहुत ही अनपॉपुलर था, यानी वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था और ना ही वो अपने दरबारियों, अपने नॉबल्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था। यही वजह है कि उसी के एक नॉबल जिसका नाम था दौलत खान लोधी, जो कि उसी का एक नॉवेल्स था, उसने अफ़गान के एक राजा जिसका नाम था बाबर को बुलाया, खत भेजा कि ऐसी सी बात है। तो बाबर अफ़गानिस्तान से आता है और 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है और उसको आसानी के साथ जीत जाता है। और बाबर ही वो पहला ऐसा शख्स था जिसने तोप का इस्तेमाल किया। इसको हम आगे और समझेंगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि दिल्ली किस तरह इस्टेब्लिश होता है और उसका डिक्लाइन किस तरह होता है। कुछ इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बनवाए गए थे, उसको हम लोग एक जगह देख लेते हैं। जैसे मॉस्क्यू एज फर्स्ट स्ट्रक्चर, मुस्लिम जब इंडिया में आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या बनवाया था, उन्होंने सबसे पहले मस्जिदें बनवाई और उसका मकसद था कि बहुत ज़्यादा मस्जिदें और स्कूल बनाने था। और फर्स्ट मॉस्क्यू इन दिल्ली का पहला मॉस्क्यू कौन सा था, दिल्ली का पहला मॉस्क्यू जामा मस्जिद था, जिसको 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद बिन गौरी का कमांडर था, कुतुबुद्दीन ऐबक के जंग के बाद उसने बनवाया था। और उस टाइम पे जो लोग थे, हिंदूज थे हिंदुस्तान में ज़्यादातर, इसी वजह के जो आर्किटेक्ट इन्होंने मुसलमानों ने इंडिया में बनवाया, वो आर्किटेक्ट हिंदू और पर्शियंस का मिला हुआ एक आइडियोलॉजी पे बना था। जैसे आप देख सकते हैं, यूज़ ऑफ हिंदू आर्किटेक्ट ड्यू टू अर्जेंसी एंड लैक ऑफ पर्शियन इंजीनियर, लोकल हिंदू आर्किटेक्ट एंड मानसून मैसन्स वर यूज। तो उस टाइम पे इंजीनियर्स की कमी की वजह से हिंदुओं को, जो कि वहाँ के लोकल इंजीनियर्स थे, उनके साथ हिंदू स्टाइल्स और ट्रेडिशनल स्टाइल को मिलाकर बनाए गए बहुत सारे टेम्पल्स और एक्सेट्रा। और उस टाइम पे बहुत सारे जो टेम्पल्स वगैरह थे उसको मस्जिदों में कन्वर्ट कर लिया गया। मेनी टेम्पल्स डेमोलिश एंड रिकंस्ट्रक्टेड, जैसे कि आप देख सकते हैं कुव्वतुल इस्लाम, जो कि कुतुब मीनार के आसपास बनाया गया है, जिसे जो पहले एक जैन टेम्पल था, जैन टेम्पल को बाद में कुव्वतुल इस्लाम में बदल दिया गया है, जो कि कुतुब मीनार के पास ही यहाँ है। और बहुत सारी जैसी चीज़ें बनाई गई, जैसे कि वैष्णव टेम्पल को डेमोलिश करके, जो कि उस टाइम का एक मोनास्ट्रीज था, उसमें 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में बनाया गया। ठीक है, और भी चीज़ें जैसे कि अर्ली आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं डोम्स वगैरह भी बनाए गए, इस्लामिक डेकोरेशन भी किया गया। लेकिन एक चीज़ है, जितने भी मस्जिदें हो, जितनी भी चीज़ें हो बनाई गई जब दिल्ली सल्तनत के अंदर, उस टाइम में उसमें किसी भी तरह का आपको ह्यूमन और एनिमल फिगर नहीं दिखेगा। यानी ह्यूमन और एनिमल फिगर उन्होंने, क्योंकि इस्लाम में जानवरों और इंसानों का चित्र कलाकारी, यानी चित्र बनाना, फ़ोटो बनाना, तस्वीर बनाना गुनाह माना जाता था। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें थी उसमें या तो फ्लावर्स वगैरह बनाए हुए जाते थे या तो कुरान की आयतें लिखी जाती थी। जैसे कुतुब मीनार देख सकते हैं आप, कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था, जिसमें उसने सूफ़ी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी का अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार के सामने है, और एक फिरोज शाह कोटला भी बनाया गया फिरोज शाह तुगलक की याद में, और बहुत सारे रीजनल स्टाइल्स भी बनाए गए उस इलाके में। ये कुछ अहम आर्किटेक्ट्स थे जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बनवाए गए थे। और जैसे कुछ फ़ोटोज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो फ़ोटो है ये है कुव्वतुल इस्लाम, ये भी दिल्ली सल्तनत ने पाया था। यह कहाँ क्या है, ये कुव्वतुल इस्लाम देख सकते हैं आप लोग। और ये जो आप देख रहे हैं, ये झोपड़ा तो हमको नहीं लगता कि 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये एक अच्छा खासा महल वगैरह दिख रहा है, लेकिन इसका नाम रखा गया था 2.5 दिन का झोपड़ा, जिस क्योंकि इसे बनाया गया था 2.5 दिन में ही, जो कि अपने आप में एक काबिलियत की बात है। और आप इसे देख सकते हैं, ये एक तस्वीर है जो कि अलाई दरवाज़ा है।
जो कि ठीक कुतुब मीनार के बगल में है। और ये हमारा कुतुब मीनार, और ये जो इमारत है इसको तो सब जानता है, ये हमारा इंडिया का दिल्ली सल्तनत का जामा मस्जिद है। ये वो सभी इम्पोर्टेंट इमारतें थी, मशहूर इमारतें थी जिसे आर्किटेक्ट जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बनाई गई थी। अब हम लोग बात करते हैं 15 से लेकर 17 सेंचुरी तक का, किस तरह मुग़ल फाउंडेशन हुआ, और मुग़लों ने हुकूमत की। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो मुग़ल्स थे कौन। तो यहाँ देखिएगा, द टर्म मुग़ल कम्स फ्रॉम द वर्ड मंगोल, अ फीस ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मुग़ल वर्ड कहाँ से आया है? मंगोल से, क्योंकि मंगोल जो कि पावरफुल लीडर चंगेज़ खान के अंदर चल रहा था, उसी के किसी कमांडर जिसका नाम था तैमूर, जो कि मंगोल लीडर था पहले, उसने उससे हटकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करके वो अफ़गानिस्तान में रहने लग गया। और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भी मंगोल से ताल्लुक़ रखता था, जो कि तैमूर का ख़ानदान से था। तो इसलिए उसने जब अपने हिंदुस्तान में हमला किया, हिंदुस्तान को फ़तह कर लिया, तो उस इलाके का, उस एम्पायर का नाम रखा मुग़ल एम्पायर। और बाबर का जो असल घर था वो फरागना में था। फरागना सेंट्रल एशिया अफ़गानिस्तान में एक इलाका है वहाँ पर। और जब वो हिंदुस्तान में हुकूमत करने लग गया तो फरागना उससे छूट गया, जो कि काबुल में पाया जाता है। और 1526 ईस्वी में, जैसा कि आप जानते हैं, इब्राहिम के साथ पहला पानीपत की जंग में हिंदुस्तान को जीत लेता है। और एक रिमार्केबल हिस्ट्री शुरुआत होती है मुग़ल एम्पायर की। और आप यहाँ देख सकते हैं, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मुग़ल रूल, gave Babur control over Delhi, Agra and reduced gunpowder warfare in India। मतलब कि ये जो 1526 की लड़ाई थी पानीपत की, एक टर्निंग पॉइंट थी इंडियन हिस्ट्री के लिए, जहाँ पर वो लोग दिल्ली सल्तनत से मुग़ल सल्तनत की तरफ बढ़ रहे थे। और पहली बार गन पाउडर का इस जंग में शुरुआत हुआ था। जैसा कि आपको हम बताएं, तो आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, इंडिया का एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर मुग़ल सल्तनत की शुरुआत की गई और पहली बार गन पाउडर, जिसको हम लोग कैनन कहते हैं, तोप का इस्तेमाल किया गया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके सभी के बारे में जिक्र करते हैं। जैसे बाबर खुद को एम्परर यानी शहंशाह घोषित कर दिया और हिंदुस्तान 17 अप्रैल 1526 में बाबर इब्राहिम को हटाकर अपना एम्पायर का शुरुआत करता है। और उसके एक साल के बाद ही उसने एक और जंग लड़ी, इसको बैटल ऑफ खानवा कहा जाता है। बैटल ऑफ खानवा हिस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर बैटल है। और जब बैटल ऑफ खानवा लड़ता है बाबर, तो उस टाइम वो राजपूत से लड़ता है। राजपूत जो कि गुजरात के लोग थे उस टाइम पे, और जो बाबर के अगेंस्ट में राणा संगा था। राणा संगा और बाबर के दरमियान 1527 में एक लड़ाई होती जिसको बैटल ऑफ खानवा कहा गया। पानीपत की जंग के बाद खानवा की जंग में उसने राजपूत को बहुत अच्छे तरीके से हरा दिया। और 1530 तक बाबर ने हुकूमत की, और 1530 तक बाबर ने हुकूमत करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बनता है। जैसे ही हुमायूं राजा बनता है, उसने बहुत सारी मुसीबतों को झेलना पड़ा। और उसके 10 साल के बाद ही शेर खान, जिसे तारीख़ में शेर शाह शूरी कहा जाता है, उसने पहली जंग बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं के साथ लड़ा जाता है। शेर शाह सूरी जो कि अफ़गान से आया था और हुमायूं के साथ जंग लड़ता है बैटल ऑफ चौसा 1539 में, जिसमें बैटल ऑफ चौसा तो हार जाता है। लेकिन 1540 वाला जो लड़ाई होता है, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है, बैटल ऑफ बिलग्राम में शेर शाह सूरी जीत जाता है। और जीतने के बाद जैसे दिल्ली मुग़ल के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर देता है। और जब हुमायूं हारता है तो वो 15 साल तक वहाँ से भाग जाता है। 15 साल तक भाग जाता है। आफ्टर लूजिंग एट बिलग्राम हुमायूं फ्लेड फ्रॉम इंडिया, यानी वो इंडिया से भाग गया। हाँ, वो आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आएगा। जैसे देख सकते हैं आप लोग, 1540 से 1555 तक का मुग़ल एम्पायर गायब हो चुका था।
और एक नए एम्पायर की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था सूर डायनेस्टी। ठीक है, मुग़ल बिल्कुल रीएस्टैब्लिश होगा लेकिन कुछ वक्त के बाद। देखिए, शेर शाह सूरी 5 साल तक ही इंडिया में हुकूमत किया, लेकिन ये 5 सालों में ही उसने इंडिया को इतना बदल के रख दिया, इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया कि अगर वो और 10 साल हुकूमत करता तो इंडिया को शायद मुग़ल सल्तनत वापस से कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा बात था। उसने अपने इलाके को बहुत ग्राउंड लेवल पर जाके अच्छा किया। 40 सरकार से बना, सरकार से मतलब होता है प्रोविजंस बनाए जिससे कंट्रोल अच्छे से किया जा सके। और उसने लोगों के ऊपर एक टैक्स लगाया ज़मीन बिना पे कि आपके पास जितना ज़मीन रहेगा आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। और इस टैक्स को हम लोग तारीख में काबुलियत और पट्टा, जिसको हम लैंड कहते हैं, पट्टा के नाम से जाना जाता है। और शेर शाह सूरी एक समझदार राजा के साथ साथ बहुत जस्टिस राजा था, इंसाफ रखता था लोगों से और बहुत मशहूर था। और उसका जो टॉप का जनरल था, सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर जनरल उसके डायनेस्टी का, वो था ब्रह्माजीत गौर, जो कि खुद में एक हिंदू था। और शेर शाह सूरी ने मर्चेंट इंतज़ारकार के लिए, मुसाफिरों के लिए एक रेस्ट हाउस बनाया बाज़ार में, जिसको सरायस कहा गया। सरायस, ये सराय इसलिए बनाया गया कि जो लोग मुसाफिर थे उसको लिए आराम से रह सकते थे। और इसने एक ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाया जिसको तारीख में जीटी रोड्स कहा गया, जो कि इंडस रिवर से बंगाल तक तानी गई। और इसने लोगों के लिए फ्री ट्रेड किया, टैक्स लोगों पर से हटा दिया कि लोग आराम से आज़ाद तौर पर तिजारत कर सके। और इसने एक कॉइन्स भी बनाया जिस कॉइन्स को हम लोग कॉपर डैम कॉइन्स कहा जाता था। कॉपर डैम कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया। और इसकी डेथ के बाद शेर शाह सूरी बहुत कमज़ोर हो जाता है। और उसका जो आखिरी राजा होता है सूर डायनेस्टी का, आदिल शाह सूर जो था वो आखिरी राजा था सूर डायनेस्टी का। ओके। और 1555 में हुमायूं वापस आता है और आदिल शाह सूर को हराकर दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। तो जब दिल्ली का वापस से कैप्चर कर लेता है और उसकी वफ़ात हो जाती है 1556 में। 1556 में उसकी वफ़ात के बाद उसका जो बेटा रहता है अकबर, सिर्फ़ और सिर्फ 14 ईयर्स का था, बहुत ही यंग। और इसी कमज़ोरी को देखते हुए हेमू नाम का शख्स, जो कि एक राजा था, हेमू, उसने इसी कमज़ोरी को देखते हुए जब देखा कि मुग़ल कमज़ोर हो गए हैं, सिर्फ 14 साल का बच्चा क्या संभालेगा इतनी बड़े एम्पायर को। लेकिन उसको नहीं पता था कि अकबर के साथ उसका कमांडर बैरम ख़ान है। बैरम ख़ान की वजह से यंग अकबर 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू के साथ जीत जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेमू वॉज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड इन बैटल, उसको हरा दिया जाता है। और इस तरह विक्ट्री हो जाती है अकबर की दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और उसने नॉर्थ के इलाके को भी अपना बहुत अच्छा तरीक़े से कब्ज़ा कर लिया। अकबर इंडिया में हुकूमत करने वाला सबसे लंबा शासनकाल रहा है अकबर का, बहुत लंबा। ठीक है। और अकबर ना ही एक समझदार इंसान था बल्कि मेंटली फिजिकली बहुत ही समझदार और स्ट्रांग था। उसने क्या किया, उसने हिंदुओं के साथ दोस्ती बनाई। हिंदू मुस्लिम में उसने एक यूनिटी बिल्ड की कि जो अवाम है वो अवाम उसको गलत ना समझे। इस वजह से उसने हिंदू और मुस्लिम के दरमियान एक यूनिटी बिल्ड की जिससे स्ट्रांग हो उसका एम्पायर। और जितने भी राजपूत थे, चाहे वो कलिंजर हो, मलवार हो, बिगनेर हो, सभी लोगों के राजा ने अकबर को एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि अकबर समझदार था। उसको मालूम था कि किस तरह उसको दिमाग के साथ खेलना है उन लोगों के। लेकिन उदय सिंह जो था वो बहुत ही शानदार कह सकते हैं, मजबूत कह सकते हैं, फेमस था। लेकिन उसका बेटा राणा
प्रताप सिंह उसने सरेंडर नहीं किया। उसने क्या किया, बोला कि हम अकबर के साथ जंग लड़ेंगे, अकबर को यहाँ से हराएंगे, हम अकबर की बात नहीं मानेंगे। यही वजह है कि बैटल ऑफ हल्दीघाटा में अकबर के साथ 1556 में एक जंग होती है, जो राणा प्रताप एक तरफ से लड़ता है और दूसरी तरफ से अकबर लड़ता है। उस जंग में राणा प्रताप को हार हो जाती है, लेकिन फिर भी उसने राजपूत कहने का जो हिम्मत था वो बरकरार रखा। लेकिन दूसरी तरफ अकबर जो था धीरे धीरे करके अपना एम्पायर को बढ़ा रहा था। जैसे कि उसने बंगाल के इलाके के ऊपर कब्जा किया बैटल ऑफ टरकोरी में 1556 में, जहाँ पर दाऊद खान जो कि कलकत्ता बंगाल का रूलर था, दाऊद खान को हराकर 1556 में बंगाल को भी हरा लेता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके गुजरात को भी कब्जा कर लेता है। और गुजरात को कब्जा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गुजरात जो था वो कोस्टल एरिया था, गुजरात जो था वो समुंदर के किनारे में था। इसी वजह के गुजरात को कब्जा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहीं से वो पोर्ट्स को कंट्रोल कर सकता था, तजारत को कंट्रोल कर सकता था, और पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल रूट है वो अकबर के हाथ में आ जाता। इस तरह उसने 1600 में अहमदनगर जो कि साउथ में पाया जाता है उस इलाके को कब्जा किया। 1601 में आसिफगढ़ को कब्जा किया और बहुत ही मशहूर खानदेश फोर्ट भी बनाए। और एक और बात इस वीडियो में आपको बताते चले कि अकबर के टाइम पे 9 रत्न होते थे, जिसको 9 ज्वेल्स कहा जाता था। ठीक है, 9 ज्वेल्स में कुछ कुछ मशहूर है, जैसे कि टुडर मिल बहुत ही मशहूर है, बीरबल बहुत ही मशहूर है, अबुल फजल बहुत ही मशहूर है। ये जो थे वो उस टाइम के 9 ज्वेल थे। कौन थे? 9 ज्वेल। और अकबर ने जीते जी अपने टाइम पे बाबर तुजुकी कह सकते हैं बाबरनामा खुद से लिखा तुर्की ज़बान में, और अबुल फजल जो कि पोइट थे, अबुल फजल ने अकबर के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था अकबरनामा। लेकिन बाद में अकबर को मार दिया गया, अकबर के जो को 9 ज्वेल्स में एक ज्वेल्स अबुल फजल थे, अबुल फजल को अकबर के ही बेटे सलीम ने मरवा दिया। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अकबर ने अपने टाइम पे हालांकि बहुत सारी इमारतें बनाई जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उसमें से एक इमारत बहुत इम्पोर्टेंट है फ़तेहपुर सिकरी। फ़तेहपुर सिकरी अकबर ने चिश्ती सलीम चिश्ती के नाम पे बना। सलीम चिश्ती उस टाइम पे एक सूफी सेंट थे, और वो उसने सलीम चिश्ती के नाम पर इसलिए बनवाया कि अकबर की कोई भी औलाद नहीं हो रही थी। तो सलीम चिश्ती के जाकर जब उसने दुआ मांगी तो उसकी ऐसा बताया जाता है हिस्टोरियंस के ज़रिए कि इसकी औलाद हुई सलीम। उसकी औलाद का नाम एक का नाम सलीम था, उसके बाद जहांगीर की पैदाइश हुई, और सलीम चिश्ती के नाम पे ही उसने फ़तेहपुर सिकरी शहर बसाया। और इसी तरह अकबर जो था बहुत ही मजबूत था, उसने बहुत लंबी हुकूमत की। उसने 18 सूबास, कहीं पर 18 हो सकता है, कहीं पर 15 हो सकता है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, बट नॉर्मली माना जाता है कि अकबर ने 15 से कितना से लेकर 15 से 18 प्रोविंस बनाए। 15 से 18, अगर मे भी क्वेश्चन आए तो आप कहीं भी 15 से 18 के बीच में प्रोविंस कर सकते हैं, इलाके। और उसने अपने मुग़ल एम्पायर को नॉर्थ में हिमालय तक, और साउथ में गोदावरी तक, नॉर्थ वेस्ट में हिंदकुश माउंटेन, और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र तक फैलाया। यानी उसने अपनी हुकूमत में मुग़ल एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर लिया। ये जो एक्सपेंशंस देखा हम लोगों ने वो अकबर के अंडर में देखा। अब जो एक्सपेंशन देखेंगे हम लोग वो जहांगीर और शाहजहां के अंडर में देखेंगे। हालांकि जहांगीर और शाहजहां बहुत ही नाकाम रूलर रह चुके थे, कुछ खास काम इन लोगों ने किया नहीं। जैसे कि जहांगीर ने थोड़ा बहुत किया, जैसे कि जहांगीर ने मेवाड़ का इलाका को पूरा तरीक़ा से कंट्रोल कर लिया, जिसको हराने की कोशिश अकबर ने की थी, बस नहीं हो पाया। लेकिन जहांगीर ने मेवाड़ के इलाका को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। इसने कैप्चर किया कौन सा फोर्ट? कंगरा फोर्ट को भी कैप्चर किया, और इसने बहुत से इलाके को मजबूत बनाया। और इसने बहुत से लोकल लैंडलॉर्ड जो थे, ज़मींदार जो थे, बहुत से ज़मींदार
जहांगीर के टाइम पे रिबेल यानी बगावत करने लग गए। जैसे कि उसका नाम था बरा भुइयास, ये कुछ लैंडलॉर्ड्स का नाम है जो उस टाइम पे जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे थे, और जहांगीर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लेकर उनको दबा दिया। लेकिन उसने बहुत से इलाके को खोया भी, जैसे उस इलाके का नाम कह सकते हैं आप खानदार को 1622 में उसने खो दिया, और धीरे धीरे करके पर्शिया का इलाका भी उसने 1622 में खोया, जिससे धीरे धीरे करके मुग़ल एम्पायर की जो रिपुटेशन है उसको बहुत ही नुकसान हुआ। इसके बाद शाहजहाँ की हुकूमत आती है। शाहजहाँ कुछ ज़्यादा स्ट्रांग तो था नहीं, बस उसको तारीख़ में याद इसलिए किया जाता है कि उसने ताजमहल बनवाया, किसके लिए? मुमताज़ के लिए, और कुछ काम किया नहीं। ठीक है, और कुछ काम किया नहीं। और एक क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का जो आर्किटेक्ट है, तस्वीर है, किसने बनवाया था? तो उसे बनवाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। किसने? याद रखना है आपको, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और जहांगीर के, और एक और बात, जहांगीर के टाइम में ही जो ब्रिटिश थे वो आए थे, और फर्स्ट ब्रिटिश जो इंडिया में आया था उसका नाम था विलियम हॉकिंस। और विलियम हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आया तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को एक लक़ब से नवाजा था जिसका नाम था इंग्लिश खान। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि विच ब्रिटिश पर्सन नाउन एज इंग्लिश खान। तो विलियम हॉकिंस इंग्लिश खान के नाम से जाना जाता है, जिसको लक़ब दिया था जहांगीर ने। और उसके बाद हम देख सकते हैं औरंगज़ेब के टाइम पे औरंगज़ेब ने किस तरह अपने टाइम पे इलाके को मजबूत रखा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंडर द औरंगज़ेब द मुग़ल एम्पायर बिकम द बिगेस्ट इन साइज़। औरंगज़ेब के टाइम पे ही मुग़ल एम्पायर सबसे बड़ा था, बट चूँकि बहुत बड़ा साइज था, इसी वजह के धीरे धीरे करके जब जैसे ही औरंगज़ेब की वफ़ात होती है उतने बड़े इलाके को संभालने वाला कोई पैदा नहीं हो सका। और जब तक औरंगज़ेब ज़िंदा रहा और अपनी गद्दी को संभालने के लिए इसने यहाँ तक के अपने सभी भाइयों को मरवा डाला, और जितने भी लोग राजा बन सकते थे उसके टाइम पे उसने सभी को मरवा कर अपनी गद्दी को मजबूत कर लिया, सेफ कर लिया कह सकते हैं। उसके साथ साथ उसने 1660 में दक्कन का इलाका कोंकण रीजन में मुग़ल एम्पायर को बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट में 1661 में दाऊद खान, जिसको पलमाओ जो कि बंगाल का इलाका, उसको कैप्चर कर लिया था। आसाम को इलाका को कैप्चर किया। औरंगज़ेब ने कूच बिहार और आसाम के इलाके को कैप्चर किया। और मीर जुमला जो था उस टाइम पे औरंगज़ेब का एक वफ़ादार कमांडर था, जिसने उसकी मदद की मुग़ल एम्पायर को बढ़ाने में। और उसके साथ साथ उसने 1666 में बंगाल रीजन को फ़तह किया, जो कि उड़ीसा का उस टाइम पे इलाका था। बट 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात हो जाती है। और उस टाइम पे मुग़ल के पास जो इलाके मौजूद थे वो टोटल 20 प्रोविंस थे। ठीक है, देखिए आपको जितना डिटेल्स में मैंने पढ़ाया है उतना डिटेल्स में मे भी क्वेश्चन ना आए, बट आपको बता दिया गया है कि जब क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकें। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि अकबर के टाइम पे या फिर कह सकते हैं मुग़ल के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो कैसा था। तो सबसे मशहूर जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो मनसबदारी था। मनसबदारी सिस्टम को अकबर के टाइम पे लाया गया था 1567 में, और इसका मकसद था कि मुग़ल जितने भी नवाब से सबको इकट्ठा करके चलाना। और मनसब का मतलब होता है रैंक, ओहदा। और उस टाइम पे एक रोल था कि एक हज़ारी से लेकर 5000 मनसब होते थे। और 5000 वाला मनसब जिसके पास जितना ज़्यादा मनसब रहेगा वो उतना ज़्यादा ताकतवर रहेगा। और कुछ मनसब 7000 6000 के भी रहते थे, जिसको सिर्फ जो रॉयल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे सिर्फ उन्हीं को इतना बड़ा मनसब दिया जाता था। बाकी आर्मीज़ में सबसे बड़ा रैंक 5000 का होता था और सबसे छोटा 10 का, और सिर्फ जो रॉयल फैमिलीज से ताल्लुक़ रखते थे उन्हीं को 10,000 तक रैंक प्रोवाइड किया जाता था। और हर मनसबदार का काम था मिलिट्री ड्यूटी प्रोवाइड करना, और हर किसी को ज़मीनें दी जाती थी
और उस टाइम पे मसलदारियों को कैश के साथ साथ, पैसे के साथ साथ कुछ जागीर वगैरह भी दी जाती थी। जैसे कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में आर्किटेक्चर को पढ़ा, उसी तरह इसमें भी कुछ आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंस है उसको पढ़ेंगे। जैसे कि हिंदू और इस्लामिक कंबाइन आर्किटेक्चर, मेन बिल्डिंग्स जैसे कि गार्डन्स बनाए गए उस टाइम पे, मॉस्क्यूज, फॉल्स, बहुत चीज़ें बनाई गई। अकबर ने जो कि रियल मुग़ल आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था अकबर के टाइम से ही, लाइक आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, ये सभी चीज़ें अकबर ने अपने टाइम पे बनाई। जैसे कि आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हैं कि आगरा फोर्ट, और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमने मेंशन की है। फतेहपुर सिकरी बिल्ड बाय अकबर, इट शो आर्किटेक्चर स्टाइल फ्रॉम गुजरात एंड बंगाल। शाहजहाँ ने कई चीज़ें बनवाई जैसे कि पेट्रा द्वारा, ताजमहल और कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि दीवान आम, दीवान ख़ास और जामा मस्जिद, ये सभी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बनाई गई। और रेड फोर्ट को पूरा का पूरा रेड स्टोन से बनाया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है जिसको देखकर हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। जैसे कि आगरा फोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है, जिसको बनाया था मुग़ल पीरियड के टाइम पे, साथ ही ताजमहल, ये सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुग़ल सल्तनत की शान बढ़ाती है। अब ये जो देख सकते हैं ये फतेहपुर सिकरी है और दैट इज़ बुलंद दरवाज़ा। आपको थोड़ा थोड़ा बहुत सेम लगता होगा बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सिकरी का स्ट्रक्चर बस अलग अलग था, लेकिन आर्किटेक्चर उस टाइम पे ऐसे ही बनते थे, गुंबदें ऐसे ही बनती थी, तो इस वजह का थोड़ा बहुत आपको सेम लगता होगा। और ये हमारा रेड फोर्ट जो इंडिया का बहुत ही मशहूर इलाका है। सो नाउ हम लोग यहाँ पर 1.1 को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। एंड उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे, उम्मीद है। सो थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।